तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट होगा। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप से रिलेटेड सिटीजनशिप होता क्या है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी देखा गया था, सीएए और एनआरसी के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था। उसी में एक बात के बारे में डिस्कस किया गया था कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ या प्रोविज़न करने का जो भी पावर है वो किसके पास है। तो इस बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि सिंस सिटीजनशिप या सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। आप सभी को इस बारे में पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सिटीजनशिप चूँकि यूनियन लिस्ट में के अंतर्गत आता है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाने का जो पावर है वो किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ने अपने इसी पावर का यूज करते हुए अपने इसी पावर के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इस एक्ट के तहत दिए गए हैं। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो क्या बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट होने का जो डेट था वो क्या था, 26 जनवरी 1950। ये एक्ट ये बताता है कि जो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने का, ये जो डेट, इस डेट के दिन, इस दिन भारत के कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन बने थे, भारत में किन किन लोगों को नागरिकता दिया गया था इस डेट के तहत, वो कौन बताता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये बताते हुए क्या कहता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें दो बातें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट के तहत भारत का नागरिकता लेना चाहता है या अपने भारत की नागरिकता का परित्याग करना चाहता है, वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में दो प्रावधान है। पहला है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, एक्विजिशन, और सेकंड है लॉस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता लेना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा, और अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट में दिया गया है। तो उस एक्विजिशन का जो भी प्रोसेस है वो एक्विजिशन के लिए 4 प्रोसेस दिया गया है इस एक्ट में, जिसमें पहला है बाय बर्थ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है बाय बर्थ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 इस डेट के अंतराल में, इस टाइम इंटरवल में अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो वो व्यक्ति भले ही उसके माता पिता किसी भी देश का उनके पास नागरिकता हो, उनके नेशनलिटी को ध्यान में न रखते हुए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज हर पेरेंट्स, ही विल बी और शी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि उस व्यक्ति के माता पिता के नेशनलिटी को, उस व्यक्ति के माता पिता के सिटीजनशिप को ध्यान में न रखते हुए वो व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर वो व्यक्ति इस टाइम लिमिट में भारत में पैदा होता है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद या 2 दिसंबर 2004, अगर इस टाइम लिमिट में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है भारत में, तो उसे भारत का नागरिकता लेने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर तीसरा कंडीशन इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 या इसके बाद ऑनवर्ड्स भारत में पैदा होता है, इस कंडीशन में उसे भारत का नागरिकता लेने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इस व्यक्ति के माता पिता या तो दोनों भारत के नागरिक हो या कोई एक भारत का नागरिक हो, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट न हो। अब देखिए, इलीगल माइग्रेंट न हो तो इलीगल माइग्रेंट पहली बात होता क्या है, इसके बारे में जरा देखते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इलीगल माइग्रेंट, देखिए इलीगल माइग्रेंट होता क्या है। देखिए, हर देश अपने अपने देश का हर एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस देश से किसी दूसरे देश में या कोई विदेशी अपने देश में आना चाहे तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है वो हर देश अपने अपने लिए प्रोविजंस बनाए हुए हैं।
तो इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आपने नाम सुना होगा, पहला होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीज़ा। अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे जगह, दूसरे देश में, विदेश में जाना चाहता है, तो इसके लिए जो 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, पासपोर्ट और वीज़ा, ये होता क्या है? तो जो पासपोर्ट होता है वो ये दर्शाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश से दूसरा जगह जाना चाहता है, दूसरे देश में जाना चाहता है, तो पासपोर्ट उसे उस देश का होगा जिस देश का वो नागरिक है, जिस देश से वो जा रहा है। यानी कि जिस देश का वो, उसके पास सिटीजनशिप है, उस देश का उसके पास पासपोर्ट होगा, और वो जिस देश में जाना चाहता है, जिस देश में उसे अपने देश से जाना है, उस देश का सरकार उसे इस पासपोर्ट पे वीज़ा देता है। तो पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर समझ में आया? यानी कि किसी भी देश में से किसी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है तो उसे 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, एक पासपोर्ट और एक वीज़ा। तो अब इल्लीगल माइग्रेंट होते क्या है, कौन हैं? कि अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में गया, उसके पास दोनों डॉक्यूमेंट हैं। पहला कंडीशन तो ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में बिना डॉक्यूमेंट के आ गया। अब बिना डॉक्यूमेंट के कैसे आ सकता है? किसी मान के चलिए कि बॉर्डर पे जो अपने सैनिक आर्मी तैनात होते हैं, उन आर्मी को आंखों में धूल झोंकते हुए, उन आर्मी को धोखा देते हुए कोई व्यक्ति चुपके से किसी देश में घुस गया। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अक्सर ऐसे सुनने को मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी आदमी एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर पे तैनात आर्मी के आंखों में धूल झोंकते हुए, धोखा देते हुए अगर घुस जाता है, या अगर नाव से कोई व्यक्ति आ गया समुद्री मार्ग से, जैसा कि मुंबई में अभी अटैक हाल ही में हुआ था, तो मुंबई के अटैक में जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे मुंबई अटैक के लिए, तो वो नाव के थ्रू आए थे, पानी के रास्ते से। तो ऐसे लोग इलीगल माइग्रेंट होते हैं। पहला कंडीशन कि उनके पास कोई भी वैलिड जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है? उनके पास डॉक्यूमेंट तो है। अब मान के चलिए कि अगर कोई देश उस देश के पासपोर्ट पर अपने देश में आने के लिए अगर वीज़ा देता है, तो उस वीज़ा का एक एक्सपायरी डेट होता है, उस वीज़ा का एक टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट 6 महीना का हुआ, साल भर का हुआ, 2 साल का हुआ, उसका एक टाइम लिमिट होगा। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आया अपने देश से किसी दूसरे देश में घूमने के लिए, और उसके जो वीज़ा का जो डेट है वो डेट 6 महीने का है। अब वो 6 महीने तो रह चुका, उसके बाद अगर प्रावधान ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने का उसका वीज़ा है, तो उसे 6 महीने से आगे तक रहने के लिए अपने वीज़ा का डेट एक्सटेंड करवाना पड़ता है। अब अगर किसी का डेट एक्सपायर हो चुका है, फिर भी वो देश में रह रहा है, डॉक्यूमेंट तो है उसके पास, लेकिन उसके जो वीज़ा का जो उसके डॉक्यूमेंट का जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका है, यानी कि डेट से एक्स्ट्रा वो रह रहा है, फिर भी वो अपने देश का इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। तो ऐसे लोग जो किसी देश में बिना डॉक्यूमेंट के या एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ रहते हैं, उन्हें कहा जाता है इलीगल माइग्रेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में पड़ रहा है, तो या तो उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट इस कैटेगरी का न हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगला जो कंडीशन है, वो अगला कंडीशन क्या कहता है? बाय डिसेंट। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब इस कंडीशन में वे लोग आते हैं इन कैटेगरी में जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, भारत के में जन्म हुआ है उनका, और इस कंडीशन में वे लोग आते हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। इस एक्ट के तहत वो लोग आएंगे बाय डिसेंट के कैटेगरी में। यहाँ भी 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी होता है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है। और दूसरा कैटेगरी क्या होता है? 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004। और तीसरा कैटेगरी क्या है कि 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाय डिसेंट अगर भारत का नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए 3 कैटेगरी है। अगर वो व्यक्ति, पहला कैटेगरी देखते हैं, 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर वो जन्मा है, तो अगर उसे भारत का नागरिकता लेना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके पिता आइदर ऑफ पेरेंट नहीं, माता से नहीं होगा,
उसके पिता का जो नागरिकता है वो नागरिकता भारत का होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी में पढ़ने वाले व्यक्ति के पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो वो बाय डिसेंट भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उसे बाय डिसेंट भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 अगर इस कैटेगरी में कोई व्यक्ति पढ़ता है तो इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम के हिसाब से लोगों को थोड़ा थोड़ा मोहलत देता जाएगा। तो इस कंडीशन के तहत लोगों को भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई भी आइदर ऑफ पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन द पर्सन फॉलिंग इन दिस कैटेगरी वुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस डेट टाइम लिमिट के तहत अगर भारत के बाहर पैदा हुआ है और भारत में आकर रहना चाहता है, भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो इस कंडीशन में उसके माता पिता में से अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है वो 3 दिसंबर 2004 से आगे अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है कि इस डेट के तहत पैदा होने वाले व्यक्ति के माता पिता को सरकार को, भारत सरकार को इस बात का डिक्लेरेशन लेटर देना पड़ेगा, इस बात का घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि इस डेट के तहत पैदा हुए व्यक्ति का किसी विदेश का पासपोर्ट नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति को इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट नहीं है। तो ऐसे वो होते हैं बाय डिसेंट भारत के नागरिक। उसके बाद अगला जो कैटेगरी आता है वो अगला कैटेगरी कैसा आएगा, रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। अगला कैटेगरी देख लेते हैं यहाँ पे। बाय रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत का नागरिक बनना चाहता है उसके लिए क्या कंडीशन है कि पहला कंडीशन कि वो व्यक्ति भारत का ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन भारत में ही 7 सालों से लगातार रह रहा है। यानी कि है वो भारत का ही जन्मा हुआ, इंडियन ओरिजिन ही है और भारत में लगातार 7 सालों से वो अगर रह रहा है तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भारत का नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। ये कहता है रजिस्ट्रेशन का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन है तो इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रह रहा है। अब इन अनडिवाइडेड इंडिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो दूसरा कंडीशन, यहाँ पे अनडिवाइडेड वर्ड लाने से मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये जो एक्ट है वो 1955 के तहत बना है। 1955 में ये एक्ट बनाया गया था, सिटीजनशिप एक्ट। और इसके साथ रजिस्ट्रेशन में जो पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया। दूसरे कंडीशन में जो व्यक्ति ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है लेकिन भारत के बाहर 7 सालों से रहने की जो बात है वो 1955 के पहले जो 7 साल है वो तकरीबन 1947 के आसपास आएगा। और 1947 में ही भारत का पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो इसीलिए इस बात का यहाँ पे वर्ड लाया गया है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू दूसरे कंडीशन में जो लोग पढ़ते हैं वो इंडियन ओरिजिन तो होंगे लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर अगर वो सेटल्ड है, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर अगर वो रेसिडेंस है, वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता लेना चाहें तो बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। जो तीसरा कंडीशन आता है वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, यानी भारत के बाहर का अगर नागरिकता उसके पास है और भारत का नागरिकता लेना चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, तो अगर वो भारत के नागरिक से अगर वो शादी कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन से अगर शादी कर ले और शादी करने के बाद लगातार 7 साल इंडिया में रह जाए, उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाता है। जो इसका चौथा कंडीशन है वो चौथा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, प्रेजेंट में भारत का नागरिक है, और उनके बच्चे यानी कि माइनर चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, अगर भारतीय नागरिक के जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन का मतलब कि बिलो 18 ईयर्स, उन व्यक्ति को, उन बच्चों को बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर हो जाता है। वो इस प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप ले लेते हैं। जो अगला इसमें अगला प्रोसेस आता है वो आता है नेचुरलाइजेशन का। नेचुरलाइजेशन, देखिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अगर किसी को सिटीजनशिप लेना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे इंडिया में कॉन्टिन्यूसली 12 ईयर्स तक रेसिडेंस करना पड़ेगा। मतलब कि 12 सालों तक लगातार अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह जाता है वो भी इस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। उसके बाद जो अगला कंडीशन आता है वो अगला कैटेगरी है लॉस का। एक्विजिशन में एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन इज रेडी फॉर यू ऑल।
इफ एनी टाइप ऑफ डाउट क्रिएटेड इन योर माइंड देन यू कैन आस्क मी। अगला जो कंडीशन है वो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपने भारत का नागरिकता अगर त्याग करना चाहता है, भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, उसके लिए जो 3 कंडीशन है वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है? एक रिनंसिएशन का, एक टर्मिनेशन का, एक डिप्राइवेशन का। पहला कंडीशन क्या है? रिनंसिएशन। एक एक कंडीशन को समझते चलते हैं साथ साथ ही। जो रिनंसिएशन का जो प्रोसेस है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति ऑफ फुल एज, अगर कोई व्यक्ति फुल एज का है यानी कि 18 ईयर्स प्लस है, तो वो व्यक्ति एनी पर्सन ऑफ फुल एज, एनी इंडियन सिटीजन ऑफ फुल एज कैन लॉस हिज इंडियन सिटीजन बाई, वो व्यक्ति इस बात का डिक्लेरेशन करते हुए, इस बात का डिक्लेयर करते हुए कि हम अपने देश का नागरिकता त्याग करना चाहते हैं, वो इस रिनंसिएशन प्रोसेस के तहत अपने नागरिकता को त्याग कर सकता है। और इसके थ्रू त्याग करने में एक एक्सेप्शन आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस रिनंसिएशन प्रोसेस के थ्रू अगर अपने नागरिकता का त्याग कर रहा है, उसमें जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है? जिस समय वो इस प्रोसेस का यूज कर रहा है उस समय भारत में वार का कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर भारत में कोई भी वार चल रहा है, कोई भी युद्ध हो रहा है और उस वार में इंडिया का भी सहयोग है, इंडिया भी एक पार्ट है उस वार का, उस टाइम पे, उस वार के टाइम पे ये जो रिनंसिएशन का प्रोसेस है, ये जो सिटीजनशिप लॉस करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ा उसमें एक्सेप्शन लग जाता है। यानी कि वार के कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अपने भारत की नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकता। और इस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई फुल एज्ड व्यक्ति अगर अपने देश की नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस समय उस व्यक्ति के जितने भी माइनर चिल्ड्रन होंगे, माइनर चिल्ड्रन कहने का मतलब कि वो तो व्यक्ति फुल एज का है, वो तो माइनर है नहीं, वो 18 प्लस का है, और अगर उसके बच्चे हैं जो बिलो 18 ईयर्स हैं, अगर वो माइनर हैं, तो उन सारे बच्चों का भी सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाता है, उन बच्चों का भी सिटीजनशिप बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, बशर्ते बाद में वो चलकर अगर माइनर होने पे उनका तो सिटीजनशिप रद्द किया गया है, लेकिन बाद में अगर चाहें वो 18 होने के बाद, अगर फुल एज के होने के बाद अगर भारत का नागरिकता लेना चाहें तो फिर वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए रिनंसिएशन प्रोसेस के थ्रू अगर कोई व्यक्ति फुल एज्ड व्यक्ति अपने देश का नागरिकता परित्याग करता है, एक्सेप्शन होगा वहाँ पे कि वार नहीं होना चाहिए, और उस अगर वो लेता है, अगर अपने देश का नागरिकता परित्याग करता है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति के सारे माइनर चिल्ड्रन का जो नागरिकता है वो नागरिकता भी रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन आता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस कंडीशन में जो एक और कंडीशन आता है कि माइनर चिल्ड्रन जो उसके होंगे, माइनर चिल्ड्रन, उनका नागरिकता भी, सिटीजनशिप, उनका नागरिकता भी रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के थ्रू अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली, इफ any Indian citizen voluntarily acquired citizenship of another country, then his Indian citizenship would be diminished। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तो है, भारत का नागरिक है, लेकिन वो इच्छानुसार बिना किसी जबरदस्ती के, कोई भी सरकार का उस पर दबाव नहीं होगा, किसी भी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं दिया जाएगा, अगर वो इच्छानुसार अपने देश का नागरिकता रहते हुए किसी बाहरी देश का अगर नागरिकता ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसके अपने देश का नागरिकता रद्द हो जाएगा, अपने देश का नागरिकता उसका छीन लिया जाएगा। ये जो एक प्रोसेस होता है टर्मिनेशन का। जो तीसरा यहाँ पे क्या होगा कि वॉलंटरली acquired citizenship of another country। ओके, इस कंडीशन में टर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू उस व्यक्ति का नागरिकता खत्म हो जाता है। तीसरा होता है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन, इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिप्राइवेशन प्रोसेस के थ्रू अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता लॉस होता है तो उसमें कंडीशन क्या क्या है? उसमें अगर कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप लिया है लेकिन फ्रॉड तरीके से, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कहने का मतलब कि इंडिया का सिटीजन लिया है लेकिन धोखाधड़ी से, किसी भी तरह का इलीगल डॉक्यूमेंट लगा के, गलत डॉक्यूमेंट लगा के, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके थ्रू अगर वो भारत का नागरिकता लिया है, तो उस व्यक्ति का
सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाएगा। अगर बाई फ्रॉड अगर कोई भी इंडियन सिटीजनशिप लेता है तो उसके सिटीजनशिप को डिप्राइवेशन प्रोसेस के थ्रू रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा जो इसमें कंडीशन आता है कि अगर मान के चलिए कि अपने देश में वार की स्थिति है, वार का कंडीशन है, देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध में भारत भी एक हिस्सा है, भारत भी उस युद्ध का एक पार्ट है, और उस वार के कंडीशन में इंडिया का कोई एक नागरिक ऐसे देश से, जो देश उस युद्ध में भारत का विरोधी है, उस देश के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करना चाहता है, ट्रेड कर लेता है, या उसके साथ किसी भी तरह का वार्ता कर लेता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर लेता है, और इस बात का खबर अगर सरकार को लग जाए तो इस कंडीशन में उसका भारत की नागरिकता छीन लिया जाता है। भारत का देशद्रोह के मामले में उसे भारत की नागरिकता उसे रद्द कर दी जाती है। तो तीसरा कंडीशन है वो, अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति भारत में नेचुरलाइजेशन प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अगर वो भारत का नागरिकता लिया हुआ है और 5 सालों के अंदर, यानी कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अगर वो व्यक्ति इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी भी देश में 2 साल के लिए अगर वो गिरफ्तार होता है किसी भी केस में, तो उसे भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। यानी कि उसे 5 सालों के अंदर किसी भी तरह के क्राइम से बचना है। किसी भी तरह के क्राइम में, किसी भी तरह के कंडीशन में, केस में अगर उसे 2 सालों की गिरफ्तारी होती है तो उसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी।